हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर NCERT ज्योग्राफी क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण को कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। अगला है, प्राकृतिक वनस्पतियों में विविधता का एकमात्र कारण मृदा के विभिन्न प्रकार हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है उन वनस्पतियों से है जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उगती हैं और लंबे समय तक इन पर किसी भी प्रकार की मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनको प्राकृतिक वनस्पति या फिर अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो देशज वनस्पतियां हैं और दूसरी जो है वो विदेशज हैं। देशज वनस्पतियां कौन सी हैं? यानी वह अक्षत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसको देशज कहते हैं। वहीं ऐसी वनस्पतियां जो विदेशों से भारत में लाकर रोपी गई हैं उनको विदेशज कहा जाता है। जैसे आपका रबड़ का पौधा है तो रबड़ के पौधे का जो मूल स्थान है वो अमेज़न के जंगल है। तो रबड़ का पौधा भारतीय परिप्रेक्ष्य में विदेशज वनस्पति बोला जाएगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पतियों में विविधता का एकमात्र कारण मृदा के विभिन्न प्रकार हैं। देखिए ये गलत है। प्राकृतिक वनस्पतियों में जो आप विविधता देखते हैं, कहीं पर कटीली झाड़ियां हैं, कहीं पर सदाबहार वन है, कहीं पर पर्णपाती वन है, तो इसका मूल कारण मिट्टी की विविधता तो है ही है, साथ ही साथ जलवायु की परिस्थितियां भी हैं। तो यहां पर एकमात्र कारण मृदा नहीं होगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका ए, केवल एक। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है या है? हिमालय पर्वत, कांटेदार वनस्पति, पश्चिमी घाट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डेल्टा क्षेत्र, मैंग्रोव, मरुस्थलीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय वन। देखिए हिमालय के पर्वतों पर कांटेदार वनस्पति नहीं बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है युग्म गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे राजस्थान का जो मरुस्थलीय या अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र है, यहां पर आपको विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति देखने को मिलती है, ना कि शीतोष्णकटिबंधीय वन। तो यहां पर आपका 1 और 4 गलत है, लेकिन पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। केवल 2 और 3 सही सुमेलित है। तो आंसर है आपका सेकंड का बी। तीसरा प्रश्न है अब आपका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसमें आपका अरावली पर्वत नहीं आता है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल भी नहीं आते हैं, इसमें उत्तर पूर्वी की जो पहाड़ियां हैं वो आ जाती हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। तो यहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, केवल 3 और 4। चौथा प्रश्न है अब आपका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, गलत कौन सा है? पहला है, ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वन विरल और पतझड़ वाले होते हैं। देखिए जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये खास करके उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर उष्ण और आर्द्र प्रदेश होते हैं, जैसे कर्क रेखा और जो आपकी मकर रेखा के बीच वाला पूरा उष्णकटिबंध है। तो उन प्रदेशों में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर साल भर तापमान उच्च रहता है और इस वजह से यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होती है और यही कारण है कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि ये वन वहां उगते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और औसत वार्षिक तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। तो उन क्षेत्रों में ये वन उगते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां लिखा हुआ है कि ये वन विरल और पतझड़ वाले होते हैं। देखिए गलत।
उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं सघन और परतों वाले होते हैं, यानी ये इतने ज़्यादा सघन होते हैं कि इनके पत्तियों को पार करके जो प्रकाश की किरणें हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो यहाँ पर आपका एक और दो सही है, लेकिन पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल तीसरा वाला असत्य है, तो आंसर है आपका चौथे का सी। पांचवा प्रश्न है आपका, अर्ध सदाबहार वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। अगला है इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी हैं। देखिए अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में जहां पर कम वर्षा होती है तो वहां पर पाए जाते हैं। ये वन जो है सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं, तो पहला वाला कथन सही है। इनकी जो मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं वो रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी नहीं है। ये सारी प्रजातियां जो हैं ये आर्द्र सदाबहार वनों की हैं। ध्यान देना, ये आर्द्र सदाबहार वनों की हैं, न कि अर्ध सदाबहार की। अर्ध सदाबहार की वनों की प्रजातियों में आपकी साइडर आ जाता है, होलक आ जाता है और कैल आ जाता है। साइडर, होलक नाम का एक पेड़ है और कैल, ये आपके अर्ध सदाबहार में आ जाते हैं। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है आपका केवल एक। छठवां प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। वेलांचली व अनूप वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन। भारत के अधिकांश क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का सी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। अगला है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर वर्षा 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, तो उन क्षेत्रों में ये वन उगते हैं। तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। सेकंड वाला गलत है, तो आंसर है आपका केवल बी। आठवां प्रश्न है आपका, आर्द्र पर्णपाती वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भाग। देखिए आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये वहां पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो ये वन आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपद में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर भी ये वन उगते हैं। इसके अलावा ओडिशा में भी ये वन उगते हैं। वहीं आपके जो शुष्क पर्णपाती वन है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदानी भाग आ जाता है। तो यहां पर शुष्क पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपका 1, 2, 3 सही है, तो आंसर है आपका 8वें का डी, केवल 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है अब आपका, तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखिए ये जो सभी वृक्ष आप जो देख रहे हैं ये शुष्क पर्णपाती वनों के वृक्ष हैं। वहीं अगर हम आर्द्र पर्णपाती वनों को देखें तो उनमें सागवान, साल, शीशम, इसके अलावा महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आ जाते हैं। वहीं शुष्क पर्णपाती में तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड के प्रजातियां शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वन देश के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश इत्यादि हैं। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है।
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। उत्तर पूर्वी भागों में, देश के जो उत्तर पूर्वी भाग हैं उनमें सदाबहार वन उगते हैं, ना कि आपके कांटेदार वन। कांटेदार वन आपके पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी भागों में और बुंदेलखंड जो रीजन है वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आपका बी वाला कथन गलत है। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पड़ रहित रहते हैं, यानी वो बिल्कुल हरापन नहीं रहता है, पड़ रहित होते हैं। साथ ही साथ आप ये देखेंगे इनमें झाड़ियां जैसे या फिर कटीले जैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि पत्तियां जो इनकी होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए अपने आप को कांटों में तब्दील कर लेती हैं। अगला है, इनमें पाई जाने वाली जो मुख्य प्रजातियां हैं बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास इनमें आते हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला जो ऑप्शन है वो है 10 का बी वाला। 11वां प्रश्न है अब आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। अगला है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर एक ऊंचाई के बाद आपको वनों की जो या वनस्पति की जो प्रकृति है उसमें भिन्नता देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। अगला है, यहां पर हिमालयी पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वन, इसके गिरिपाद में उष्णकटिबंधीय वन से लेकर ऊपरी भागों में टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है। पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन, लाइकेन या शीतोष्णकटिबंधीय घास। देखिए, हिमालय में ऐसे करके जब जैसे जैसे आप ऊंचाई यानी नीचे से आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वनस्पतियों की प्रगति में भिन्नता देखने को मिलती है। हिमालय के गिरिपाद में आपको पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, और जैसे ही आप 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा ऊंचाई पर यानी 2225 से लेकर लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई में आपको जो है उस शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चरागाह पाए जाते हैं। हिमालय के सबसे अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति, जिनमें आपका मॉस, लाइकेन ये आपको देखने को मिलता है। मॉस और लाइकेन जो टुंड्रा वनस्पतियां हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका सही क्रम है पर्णपाती वन, उसके बाद आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास और फिर लाइकेन। तो आंसर है 12 का डी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, भारत में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। देखिए, भारत में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के जो वन हैं ये आपके पश्चिमी भाग में, हिमालय के पश्चिमी रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है 13 का ए वाला। 14वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। कारण, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। देखिए, अगर आप हिमालय का मैप देखे हैं तो आपको याद होगा कि हिमालय का जो विस्तार है भारत में वो मैप पर कुछ इस तरह से है, पश्चिम से पूर्व कुछ इस तरह से है। ये इसका वेस्ट रीजन है और ये ईस्ट वाला है, ठीक है, कुछ इस तरह से विस्तार है। तो हिमालय का उत्तरी भाग कौन सा होगा, ये वाला भाग होगा, नॉर्थ वाला भाग ये वाला होगा और साउथ वाला भाग ये वाला होगा। अब आप खुद देख लीजिए, जो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है उससे इसके दक्षिणी भाग में तो अच्छी खासी वर्षा प्राप्त हो जाती है यहाँ पर, लेकिन उत्तरी भाग में बिल्कुल सूखा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिणी भाग में वनस्पतियां ज्यादा पाई जाएंगी जबकि उत्तरी भाग बिल्कुल सूखा होगा। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल की तुलना में दक्षिणी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। कथन ये होना चाहिए था, लेकिन कथन गलत लिखा हुआ है, तो कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कारण सही है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है। तो आंसर है आपका डी। ए गलत है परंतु आर सही है। 15वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में,
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में देखिए दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, जिसमें आपका पश्चिमी घाट है, विंध्याचल और नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर आपको पर्वतीय वन देखने को मिल जाएंगे, पूर्वी घाट में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा केवल 1, 3 और 4, यानी 15 का सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन प्रमुखतः 3 जगहों पर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका पश्चिमी घाट है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी घाट में ये नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 15 का सी वाला, केवल 1, 3 और 4। 16वां प्रश्न है आपका, भारत में पाए जाने वाले 16 वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है यहाँ पर, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। अगला है, इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। देखिए दक्षिण भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर जो आपके उष्णकटिबंधीय लिखा हुआ है, नहीं, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं उनको सोलास कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया है कि दक्षिण भारतीय वनों को क्या कहते हैं, दक्षिण भारतीय शीतोष्णकटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? सोलास कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया, कई तरह से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि जो आपके सोलास वन है ये उष्णकटिबंधीय वन नहीं है बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय वन है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। हालांकि आधा सही है ये कि ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर ये पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्षों में आपको मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल यानी इन सब का आर्थिक महत्व है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड वाला। 16वां प्रश्न है आपका, भारत में पाए जाने वाले 16 वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। देखिए नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय जो वन है इनको सोलास कहा जाता है। तो यहां पर ये पहला वाला स्टेटमेंट आधा सही है और आधा गलत है, क्योंकि ध्यान आपको ये रखना है कि सोलास वन जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय वन है, ना कि उष्णकटिबंधीय। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है और यही कारण है कि प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता देखने को मिलती है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रांत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है लगभग 1500 मीटर है। यहाँ ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें आपको शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियां देखने को मिल जाती हैं। तो इस हिसाब से नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी जो पहाड़ियां हैं इनके पास वाले क्षेत्रों में आपको शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वन सोलास देखने को मिलते हैं। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि इन वनों में पाई जाने वाले वृक्षों में मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। यहां पर आपका केवल सेकंड वाला सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। 17वां प्रश्न है आपका, मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। अगला है, मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है और वहां पर ये उगते हैं। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 18वां प्रश्न है आपका, मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास किन क्षेत्रों में होता है। लवड़ीय दलदल, ज्वारीय सक्रिय खाड़ी, पंक मैदान, ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्र। देखिए मैंग्रोव वनस्पति लवड़ीय दलदल आपकी ज्वारीय सक्रिय खाड़ी है, पंक मैदान यानी दलदली मैदान जो है, और जो ज्वारनदमुख है, ज्वारनदमुख यानी ज्वारनदमुख का मतलब ये होता है कि ऊंचाई से
एकदम मीठा पानी जो है किसमें, समुद्र में जाके गिरता है तो उसको ज्वारनदमुख बोलते हैं। यानी ऊंचाई से जब आपकी कोई नदी वगैरह जो होती है समुद्र में जाके गिर जाती है तो एक ज्वारनदमुख बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। तो इनके जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका चारों ही कथन सही है, तो आंसर है आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? गंगा, गोदावरी, महानदी, चंबल। भारत में विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 7% है। भारत में ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में यानी गंगा का जो डेल्टा है वहाँ पर, इसके अलावा महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। यानी गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। चंबल आपकी यमुना की एक सहायक नदी है, समझ लीजिए आप, चंबल आपकी यमुना की सहायक नदी है। और चंबल जब डेल्टा ही नहीं बनाती है तो यहाँ पर मैंग्रोव वन होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका केवल 1, 2 और 3 सही है, तो आंसर है आपका 19 का बी वाला, केवल 1, 2 और 3। 20वां प्रश्न है अब आपका, भारत में वन क्षेत्र और वन आवरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहाँ वृक्ष हों या ना हो। वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूप से वनों से ढका है। अगला है वन क्षेत्र केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त होता है। वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से की जाती है। देखिए आपका जो वन है ये समवर्ती सूची का विषय है। वन क्षेत्र जो है राज्य का जो राजस्व विभाग है इसके अनुसार अधिसूचित क्षेत्र होता है। जरूरी नहीं कि वहां पर वृक्ष हों या फिर ना हो। मान लीजिए राज्य के राजस्व विभाग ने चिन्हित कर दिया कि यहाँ पर वन उगाए जा सकते हैं, तो वो पूरा वन क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी पैमाइश राज्य के राजस्व विभाग ने कर दी है, तो पूरा वन क्षेत्र बोला जाएगा। आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब जब फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है तो वन क्षेत्र और वन आवरण का जो आंकड़ा दिया होता है उसको देखकर आपका दिमाग चकरा जाता है, तो ये चीज यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ए वाला विकल्प सही है। वन आवरण का मतलब क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूप में ये वनों से ढका होता है, तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। वन क्षेत्र केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त होता है। देखिए अभी आपको मैंने बताया था राजस्व विभाग के अनुसार, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, यानी राज्यों का राजस्व विभाग है ये तय करता है कि कौन कौन सा क्षेत्र आपका वन क्षेत्र में आएगा, तो राज्यों का राजस्व विभाग तय करेगा। तो यहां पर आपका सी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। वन आवरण की पहचान जो होती है वायु चित्र है, यानी कि जो आपके एरियल व्यू लिए जाते हैं, उपग्रह एरियल व्यू लिए जाते हैं ड्रोन वगैरह से, या फिर जो फ्लाइट वगैरह जो होती हैं वायुयान वगैरह होते हैं उनसे चित्र लिए जाते हैं उनसे, या फिर उपग्रह वगैरह से सैटेलाइट की इमेज होती है उनके जरिए वन आवरण की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही है, गलत जो है आपका सी वाला है। तो आंसर है 20 में का सी वाला। 21वां प्रश्न है आपका, भारत में वन संरक्षण नीति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है यहाँ पर, भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। अगला है, नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी। वन नीति के अनुसार देश में 40% भाग पर वन होने चाहिए। देखिए वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति की 1952 में पहली बार घोषणा की थी, जिसको 1988 में संशोधित किया गया है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। नई जो वन नीति है इसमें सरकार ने सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, यानी कि जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। तो यहां पर सेकंड वाला भी सही है। वन नीति के अनुसार देश में 40% भाग पर वन होने चाहिए, गलत। वन नीति के अनुसार देश के 33% भाग पर वन होने चाहिए। अब देखिए आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है हर 2 साल बाद आ जाती है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं, क्योंकि ये वीडियो आगे तक रिकॉर्ड रहेगा, सेव रहेगा, और यहाँ पर इसको संशोधित करना आसान नहीं होगा। इसलिए जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आपकी आएगी अपडेट होकर, उसको मैं करंट अफेयर में कवर करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 21 का ए वाला, केवल 1 और 2। 22वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन
सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। पहला है किसानों द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि में वृक्षारोपण करना, कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना, ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कम करने के लिए वनों का विकास, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि का वन रोपण। तो यहाँ पर आपका डी वाला जो है ये सही तरीके से ऑप्शन परिभाषित कर रहा है किसको, सामाजिक वानिकी को। तो यहाँ पर आपका आंसर है 22 का डी वाला। 23वां प्रश्न है आपका, सामाजिक वानिकी में किसे शामिल किया जाता है? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी, मरुस्थलीय वानिकी। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है, जिसमें आपका शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी शामिल है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है केवल 1, 2 और 3। 24वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पहला है शहरों और उसके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक जगहों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। अगला है फार्म वानिकी के अंतर्गत कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाई जाती हैं। देखिए, शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी और सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक या व्यापार स्थलों पर वृक्षों को लगाना, उनका प्रबंधन करना, ये सब शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। सेकंड वाला कथन जो है गलत है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पेड़ लगाते हैं जिससे कि उनकी फसलों की अतिरिक्त आमदनी हो सके। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? केवल सेकंड वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका बी। 25वां प्रश्न है आपका, ग्रामीण वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है कृषि वानिकी के अंतर्गत वानिकी और कृषि एक साथ की जाती है। अगला है समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है। देखिए, ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का जो अर्थ है ये है कृषि योग्य और बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना, यानी कि वानिकी और खेती एक साथ करना जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन किया जा सके। तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प सही है। समुदाय वानिकी का मतलब क्या है? समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव का चरागाह हुआ, मंदिर भूमि हुई, या फिर सड़कों के दोनों ओर नहर या किनारे पर इनके जो पेड़ लगाए जाते हैं वो समुदाय वानिकी के अंतर्गत लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है बल्कि पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 26वां प्रश्न है आपका, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए किए गए उपायों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वन्य प्राणी अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1982। भारत में वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, जो कि वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में लागू किया गया। उद्देश्य यही था कि बाघों को बचाया जाए और उनके निवास स्थलों का संरक्षण किया जाए। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो हुई है ये 1992 में हुई है, ना कि 1982 में। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत है, केवल 1 और 2 सही है, तो आंसर है 26 का ए, केवल 1 और 2। 27वां प्रश्न है आपका, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पहला है यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। अगला है इस अधिनियम में केवल नेशनल पार्क को कानूनी सहायता प्रदान की गई है। देखिए, ये जो अधिनियम है इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। देखिए, यहाँ पर नेशनल पार्क, पशु विहार और संरक्षित क्षेत्र जो भी हैं उन सबको कानूनी सहायता प्रदान की गई है, केवल नेशनल पार्क को ही नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत है, तो आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड वाला। 28वां प्रश्न है आपका, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के
अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर ये विवरण किससे संबंधित है? नेशनल पार्क, वन्य प्राणी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, जीव मंडल निचय। जीव मंडल निचय यानी जिसको आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं, विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं और इन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी ये जीव मंडल निचय से संबंधित दिया हुआ विवरण है। 29वां प्रश्न है अब आपका, भारत का पहला जीव मंडल निचय निम्न में से कौन सा है? सुंदरबन जीव मंडल निचय, कच्छ जीव मंडल निचय, नीलगिरी जीव मंडल निचय या नंदा देवी जीव मंडल निचय? भारत का सबसे पहला जीव मंडल निचय नीलगिरी जीव मंडल निचय है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 29 का सी वाला। 30वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से क्षेत्र नीलगिरी जीव मंडल निचय में शामिल हैं या हैं? ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिंधुवानी पहाड़ियां। देखिए, नीलगिरी जीव मंडल निचय भारत का पहला जीव मंडल निचय है और इस निचय में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई नीलंबूर का सारा वन क्षेत्र यहां पर आ जाता है। इसके अलावा इसमें ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी कहते हैं और सिंधुवानी पहाड़ियां भी इसमें शामिल हैं। तो यहां पर आपके ये तीनों ही क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तो आंसर है आपका डी, 30 का डी यानी उपरोक्त सभी। 31वां प्रश्न है आपका, नीलगिरी जीव मंडल निचय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यहां पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियां नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। नीलगिरी निचय में हाथी, बाघ, शेर, गौर, सांभर, गैंडा और चीतल जानवरों की ज्यादा संख्या और कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे पाए जाते हैं। देखिए, नीलगिरी जीव मंडल निचय में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति और सूखी झाड़ियां जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार शोलास, घास के मैदान और दलदल इसमें शामिल हैं। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियां, इनमें नीलगिरी ताहर और शेर जैसी वाली दुम वाला बंदर है, ये इनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे यहाँ पर शेर और गैंडा भी शामिल है। शेर आपके केवल गिरी के जंगलों में पाए जाते हैं, गैंडा आपके असम के रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा शेर और गैंडा भारत के किसी दूसरे स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, यानी शेर गिर के जंगलों में और गैंडा असम रीजन में। तो यहां पर ये शेर और गैंडा इसमें शामिल है, इस वजह से सेकंड वाला गलत हो जाएगा। बाद बाकी नीलगिरी नीचे में आपके हाथी, बाघ, गौर, सांबर, चीतल जैसे जानवर और कुछ संकटापन क्षेत्रीय विशेष के पौधे भी देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1। 32वां प्रश्न है आपका, नंदा देवी जीव मंडल निचय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है, यहां पर मुख्यतः आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है, यहां पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वर, वुड तथा लेटिफोली जैसे ऑर्चिड और रोडोडेंड्रॉन शामिल हैं। यहां हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। देखिए, बात करें यहां पर आपके नंदा देवी जीव मंडल निचय की, इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी। 1988 में इसकी स्थापना हुई है जीव मंडल निचय के रूप में। और यहां पर मुख्यतः आपको शीतोष्ण कटिबंधी, आर्द्र पर्णपाती नहीं बल्कि शीतोष्ण कटिबंधी वन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है गलत हो जाएगा। यहां पर आर्द्र पर्णपाती नहीं बल्कि यहां पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं। यहां पर पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वर वुड, लेटिफोली जैसे ऑर्चिड और रोडोडेंड्रॉन शामिल हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। आपका जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड में स्थित है और इसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के भाग इसमें शामिल हैं। यहां पर आपको हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड सही है, तो आंसर है आपका भी केवल 2 और 3। 33वां प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किन जीव मंडल निचय को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है? नंदा देवी, डिब्रू साइकोवा, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी। देखिए, भारत में अभी वर्तमान में, यानी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं जनवरी 2022 में, अभी आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं,
जिनमें से 11 को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्रदान की गई है। ये अभी प्रेजेंट की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो 1 या 2 साल बाद देखें, या हो सकता है कुछ समय बाद आंकड़े चेंज हो जाएं, तो आप करंट अफेयर से इसको अपडेट कर लेना। तो अभी के हिसाब से यहाँ पर आपका नंदा देवी इसमें शामिल है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। डिब्रू साइखोवा जो है ये शामिल नहीं है। डिब्रू साइखोवा जो है आसाम में पड़ता है। ये भी आपके वैश्विक नेटवर्क पर इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा सुंदरबन भी शामिल है इसमें। मन्नार की खाड़ी भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर डिब्रू साइखोवा जो है ये इसको वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। यहाँ पर 1, 3 और 4 शामिल है। तो आंसर है 33 का भी, केवल 1, 3 और 4। 34वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जीवमंडल नीचे है, सूची 2 में राज्य है। सिमलीपाल जीवमंडल नीचे उड़ीसा में है। नौकरेक मेघालय में है। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्तमलाई जो है केरल राज्य में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 34 का सी वाला, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आंसर है आपका यहां पर सी। अगला आपका 35वां प्रश्न है अब आपका, नीलगिरी जीवमंडल निचय का विस्तार किस राज्य में नहीं है। यह आपको बताना है कि नीलगिरी जीवमंडल निचय कौन से राज्य में नहीं पड़ता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए नीलगिरी जीवमंडल निचय का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 35 का डी वाला, केवल चौथे वाले में यहां पर विस्तार नहीं है। 36वां प्रश्न है आपका, नौकरेक जीवमंडल निचय मेघालय की निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों का हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतिया या इनमें से कोई नहीं। नौकरेक जीवमंडल निचय मेघालय की गारो पहाड़ियों का हिस्सा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 36 का ए वाला। 37वां प्रश्न है आपका, सुंदरबन जीवमंडल निचय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। सुंदरबन का मैंग्रोव वनों में होरीसिएरा फोमीज जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है भी पाई जाती है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल के गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है और यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर का आवास भी है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में होरीसिएरा फोमीज जो कि एक बेशकीमती इमारती लकड़ी है ये भी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका 37 का सी, 1 और 2 दोनों। 38वां प्रश्न है आपका, संकटापन जीव समुद्री गाय कहां पाई जाती है, ये आपको बताना है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या गोदावरी डेल्टा। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निचय में आपकी समुद्री गाय देखने को मिलती है। ये एक संकटापन प्रजाति है और इसका नाम है डुगोंग डुगोन, जिसको समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 38 का बी वाला। 39वां प्रश्न है आपका, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। सदाबहार वन, डेल्टाई वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन। चंदन वन पर्णपाती वनों में आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 39 का गा वाला। 40वां प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया। बाघ मारने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बाघों को शिकार से बचाने के लिए की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 40 का खा वाला। 41वां प्रश्न है आपका, नंदा देवी जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। नंदा देवी जीवमंडल निचय उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो यहां पर सही आंसर है 41 का खा वाला। 42वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निचय यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। 1, 11, 2, 4। देखिए यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क पर आपके 18 जीवमंडल निचय में से 11 को मान्यता अभी तक प्रदान की गई है। तो यहां पर प्रेजेंट के डेटा के हिसाब से अभी आपका खा वाला सही है। 43वां प्रश्न है आपका, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। 33, 55, 44, 22। वन नीति 1952 के तहत वनों के अधीन 33% होना चाहिए, यानी वनों के अधीन 33% क्षेत्र होना चाहिए संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का। तो यहां पर आपका सही आंसर 43 का वाला।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और देखिए, वीडियो डिले होने का रीज़न ये है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिन से सही नहीं थी। इस वजह से, सर्दी जुकाम की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अब आने वाले दिनों में आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं इस बार यूपीएससी 2022 को देखते हुए टेस्ट सीरीज भी ला रहा हूँ, जिसमें आपके जनरल स्टडीज़ यानी आपके जितने पेपर हैं वो, और करंट अफेयर्स भी वहाँ पर दिया जाएगा। करंट अफेयर हम जुलाई से लेकर आपके अप्रैल तक का उसमें शामिल करेंगे। जुलाई से लेकर अप्रैल तक का जो भी घटनाक्रम होगा वो सब उसमें शामिल किया जाएगा। तो आप लोग, आई होप, वो पसंद करेंगे। और आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी वो आप कमेंट में बाद में बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।